इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो बीएससी ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉर्मूले हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में सबसे पहले क्वेश्चन आता है घात और कोटि का। घात क्या होती है? मैक्सिमम कोटि के अवकलज की घात, और कोटि होती है उच्चतम अवकलज की कोटि। और जो घात होती है उसको क्या चेक करते हैं हम? परिभाषित चेक करना पड़ता है कि नेचुरल होती है एक। और फिर होता है हमारे यहाँ आते हैं अवकल समीकरण के हल। अवकल समीकरण के हल होते हैं तो वो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। और कोटि एग्जिस्ट होनी चाहिए। व्यापक हल क्या होता है? जिसमें जो ऑर्डर होता है इक्वेशन का वो कांस्टेंट की संख्या के बराबर हो तो क्या होता है? व्यापक हल। अगर हम कांस्टेंट को कुछ विशिष्ट मान दे तो वो हो जाता है विशिष्ट हल। और इन दोनों व्यापक और विशिष्ट हल के अलावा भी एक हल और होता है। उसमें क्या होता है? जैसे ये वाली हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें y बराबर 0 भी एक हल है, तो वो हल हो जाता है हमारे पास विचित्र हल, जो क्या होता है? व्यापक और विशिष्ट नहीं होता, ठीक है। अब आती है हमारे पास अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण में एक आती है हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण, जिसकी क्या होती है? घात तो एक, अवकल समीकरण अवकलज की और आश्रित चर की घात क्या होगी? एक। और अवकलज और अवकलज का गुणनफल नहीं होना चाहिए, अवकलज और आश्रित चर का गुणनफल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाती है? रेखिक अवकल समीकरण। इसको हल कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आ गई हमारे पास चर पृथक्करण विधि, कि मतलब x वाले पद एक साथ dx के साथ लिख लेंगे, dy और y वाले पद होते हैं उनको dy के साथ लिख के और इंटीग्रेशन कर देंगे। एक हमारे पास ये वाला टाइप आता है, इसमें हम क्या करते हैं? जो ax प्लस बी वाई प्लस सी को v मान लेंगे और इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dv बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स की फॉर्म में निकाल के LHS और RHS में v के पदों में इक्वेशन बन जाएगी, v और x के पदों में, तो उसको सॉल्व कर लेंगे चर पृथक्करण से। फिर आती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की? dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। तो इसके अंदर हम पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रल फंक्शन आई एफ कैसे निकालेंगे? ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। यदि dy बाई डी एक्स है तो इंटीग्रल में क्या हो रहा है? x के सापेक्ष। और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? y डॉट इंटीग्रल फैक्टर बराबर इंटीग्रल q डॉट इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और यदि हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई एक्स बराबर क्यू वाई हो तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा? पी वाई डी वाई। और सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर इंटीग्रल क्यू डॉट आई डॉट डी वाई प्लस सी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक और होता है बर्नौली। बर्नौली को हम क्या कर सकते हैं? लीनियर में चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्यू एक्स के साथ क्या है? वाई की पावर एन, तो इनको दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो और फंक्शन बनेगा उसमें हम ले लेंगे y की पावर 1 माइनस एन को t। तो ये डी टी बाई डी एक्स में फॉर्म बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की। एक होती है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें भी दो होती है, कि एक में तो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू हो। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं? एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस एच। तो ये वाली इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। फिर हम इसमें क्या ले लेते हैं? वाई बराबर वी एक्स, यानी समघात वाला। समघात का भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो समघात बना के सॉल्व कर सकते हैं। और यदि दोनों का रेशा बराबर है और C1 C2 के बराबर नहीं है तो इसमें वाई डैश इस टाइप की हो जाएगी, यानी रेशो में चेंज करें तो इसमें हम क्या ले लेंगे? एक्स प्लस वाई बराबर, एक ये वाली टाइप हो तो एक्स प्लस वाई बराबर वी ले लेते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स बराबर एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। यानी ये होता है ना एम अपॉन एन बराबर ए अपॉन बी, तो एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, उस टाइप से लिख दिया इसको। और फिर चर पृथक्करण से सॉल्व हो जाएगा। फिर आती है हमारे पास समघात अवकल समीकरण। समघात में किस टाइप की होती है कि एफ एक्स वाई जीरो घात का समघात दे रखा है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा की पावर जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई टाइप में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं? वाई बराबर वी एक्स। फिर उसके बाद आती है हमारे पास यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण में क्या होता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में हो, जहाँ पर डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स हो, तो वो क्या हो जाती है? यथार्थ हो जाती है। और
फिर आती है हमारे पास समघात में अगर दी हुई इस टाइप की है इक्वेशन और डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स नहीं आ रहा, तो उस समघात में हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि यदि हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर ये ले सकते हैं, यदि एम एक्स प्लस एन वाई क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इंटीग्रल फैक्टर ले सकते हैं, या फिर वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स डी वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, और ये वाली एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन हम ये डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, जो इसमें सारे हो जाएगा कि क्या करेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे एम डी एक्स और वाई को मान लेंगे कांस्टेंट, इसमें वाई के सापेक्ष इंटीग्रल ले लेंगे किसका, एन माइनस डेल वाई ऑफ इंटीग्रल एम डी एक्स का, या फिर इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, और इसे एक्स से फ्री यानी एक्स के जो भी टर्म्स हो गए एक्स के साथ उनको 0 रख देगी और एन का वाई के सापेक्ष इंटीग्रल कर देंगे बराबर सी। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यथार्थ इक्वेशन में। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, तो यदि क्यू ऑफ 0 क्यू बराबर 0 हो तो वो क्या होगी, होमोजीनियस, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो नॉन होमोजीनियस। यदि होमोजीनियस के दो सॉल्यूशन है y1 y2, तो अल्फा y1 प्लस बीटा y1 भी सॉल्यूशन होगा। नॉन होमोजीनियस में अल्फा y1 प्लस बीटा y2 सॉल्यूशन होगा यदि और केवल यदि अल्फा प्लस बीटा क्या हो, 1 हो। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप की इक्वेशन को, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके लिए क्या करते हैं, एफ डी बराबर 0 यानी डी की जगह एम रख देंगे, फिर उसके दो रूट्स आ रहे हैं m1 m2, यदि दोनों अलग अलग है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ निकालेंगे, वो क्या आएगा, c1 m1 की पावर x प्लस c2 e की पावर m2 x। यदि दोनों बराबर हो तो हमारे पास सी एफ क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 x की और e की पावर mx। यदि कॉम्प्लेक्स रूट है यानी m बराबर अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा की फॉर्म है तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, और पी आई निकालते कैसे है, वैसे पी आई निकालते हम 1 अपॉन एफ डी और जो क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जनरल मेथड में। अब यहाँ पर हमारे पास यदि e की पावर ए एक्स डॉट वी लिख रखा है तो हम क्या करेंगे, e की पावर x को आगे ले जाएंगे और एफ डी की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी प्लस ए। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें, सी एफ के हो गए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, यदि इस टाइप का दे रखा है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर अल्फा एक्स, ये होता है मेन फॉर्मूला, तो e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल क्यू एक्स डॉट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। यानी ध्यान रखना है कि इंटीग्रल के अंदर जो e की पावर है वो नेगेटिव है और इंटीग्रल के बाहर पॉजिटिव है। और यदि हमारे पास q दे रखा है क्या, e की पावर ए एक्स, तो इसमें क्या बन जाएगा, एफ ऑफ डी की जगह क्या रख देंगे, एफ ऑफ एफ, तो ये आ जाएगा पी आई। यदि हमारे पास क्यू साइन ए एक्स या कोस ए एक्स हो तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, और यदि माइनस ए स्क्वायर 0 है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ऊपर तो एक्स से गुना और नीचे क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। जैसे ये ई की पावर ए एक्स में एफ ऑफ ए अगर 0 हो, है ना, तो क्या कर देंगे, ऊपर तो एक्स से गुना नीचे डेरिवेटिव। यदि 2 बार फिर एफ डैश ए भी 0 है तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, नीचे डबल डेरिवेटिव। ऐसे ही आर टाइम्स कर सकते हैं, ऐसे ही साइन में कर लेंगे। यदि हमारे पास दे रखा है क्यू बराबर एक्स डॉट वी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है, एक्स को बाहर ले जाओ, 1 अपॉन एफ डी वी प्लस डी बाई डी ऑफ डी ऑफ 1 अपॉन एफ डी वी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एफ ऑफ डी वी, और इसका डेरिवेटिव खोल के लिख सकते हैं। यदि एक्स स्क्वायर दे रखा है तो पहले तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले गए, फिर 2x डी बाई डी डी ऑफ 1 अपॉन एफ डी वी, और फिर 2x को हटा के डबल डेरिवेटिव इसका। ठीक है, यदि x की पावर m का दे रखा है तो अपोन में इस टाइप का फंक्शन बनाना है, यानी 1 और फिर कुछ लेना है जो कि लेस देन 1 हो, फिर उसका इससे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो एक्सपेंशन होता है उससे एक्सपेंशन करके आगे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। फिर समघाती रैखिक क्या आ गए, ये वाले टाइप के, कि एक्स स्क्वायर फिर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर क्यू एक्स है। तो इसको हम क्या कर लेंगे,
ये अचर कोएफिशिएंट वाले थे ना ऊपर, इस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। इस वाली फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एक्स को किसके बराबर मान लेंगे, ई की पावर जेड के बराबर। तो जेड क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और डी डैश होगा ना, वो हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की जगह आ जाएगा हमारे पास डी माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस वन। तो ये किससे आया है, ये जहाँ पर डी क्या है, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। यदि ये आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू बराबर जीरो, तो ई की पावर एम एक्स, एक्स की पावर एम होगा यदि एम एम माइनस वन प्लस एम एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर क्यू बराबर जीरो। सी एफ का भाग यू दिया हुआ है, तो वाई बराबर यू भी मान सकते हैं। ऑर्डर वन और डिग्री ग्रेटर देन वन हो तो, ठीक है, इस टाइप का दे रखा है। तो इसमें क्या आता है, पी बराबर डी वाई बी टी एक्स होता है, जहाँ पर पी माइनस अल्फ़ा पी माइनस बीटा बराबर जीरो, वाई एक घात में हो तो वाई बराबर एफ एक्स पी हो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ये ना। और यदि वाई एक घात में दिया हुआ हो तो इसका डेरिवेटिव करके पी मान के, पी अचर नहीं होगा तो वो तो हो जाएगा विचित्र। एक से एक घात में हो तो वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक होती है क्लैरोट इक्वेशन, वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ बी, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, वाई बराबर सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर बराबर वी, मान के हम क्या कर सकते हैं, क्लोज रूट में चेंज। और एक होती है लैग्रेंज इक्वेशन, एफ ऑफ पी प्लस एफ पी, इसको भी डायरेक्ट सी में रख देते हैं, फिर सॉल्व हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रता और वक्रता त्रिज्या। वक्रता और वक्रता त्रिज्या में व्युत्क्रम का संबंध होता है कप्पा बराबर वन अपॉन रो। फिर आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के हमें 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं। पहला तो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई। सेकेंड है 1 + वाई डैश का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश। और फिर है रो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हो तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। यदि किस में दे रखा हो, पोलर फॉर्म में दे रखा हो तो आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r डैश स्क्वायर माइनस आर डबल डैश। आर और पी में दे रखा हो तो आर डी आर अपॉन डी पी। पी और साई में दे रखा हो तो पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले हमें अच्छे से याद रखना है। फिर यदि y बराबर एफ एक्स 0 0 या ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या, जबकि 0 0 पर एक्स एक्स टेंजेंट हो तो वक्रता त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स वाई टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। और वाई एक्स टेंजेंट हो मूल बिंदु पर तो वक्रता त्रिज्या हो जाती है वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, और पोलर फॉर्म में r बराबर एफ थीटा दे रखा हो तो रो बराबर r अपॉन 2 थीटा। और वो टेंजेंट कैसे पता करते हैं कि मिनिमम घात का पद होता है, उसको 0 करने पर टेंजेंट मिलती है 0 0 पर। अब चाप की लंबाई के लिए वही 5 फॉर्मूले दे रखे हैं। यदि एस है वो एक्स की फॉर्म में दे रखा हो तो डी एस अपॉन डी एक्स होगा √1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी एस अपॉन डी वाई बराबर √1 + डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। थीटा के सापेक्ष में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और डी एस अपॉन डी थीटा हो जाएगा 1 + r डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आती है हमारे पास एक होती है टेंजेंट। टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस आइकॉन बना रही है तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगी, टेन साई। तो साइन साई हो जाएगी डी वाई बाई डी एस, और टेन कोस साई हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी एस। और यदि ध्रुवांतर रेखा थीटा कौन बनाती है, स्पर्श रेखा क्या बनाती है, साई कौन बनाती है। इन दोनों के मध्य कौन क्या हो, साई फाई हो। तो टेन फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर के बराबर। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आर और डी आर की यूनिट क्या होती है, सेम। तो ये तो कैंसिल होनी चाहिए। और थीटा की यूनिट और फाई की यूनिट सेम होती है, तो डी आर आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन फाई बराबर आर डी थीटा बाई डी एस, और कोस फाई हो जाएगा डी आर बाई डी एस। और पैरेलल इक्वेशन निकालते हैं तो हमारी काम भी आता है कि पी बराबर आर साइन फाई होता है। तो साइन फाई की जगह हम लिख सकते हैं क्या, आर डी थीटा बाई डी एस। अब ये दे रखा है पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन की डायरेक्ट होती है, यदि आर बराबर एफ थीटा दे रखा हो तो 1/p² बराबर
1/r² प्लस 1/r⁴dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड होता है p बराबर r sin phi और tan phi होता है r d थीटा बाई dr। मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा कितनी होती है? मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा होती है 2 sin phi, और sin phi हमने निकाल सकते हैं कैसे? पेडल इक्वेशन p बराबर r sin phi होती है, तो sin phi बराबर p/r। और ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा की लंबाई होती है 2 cos phi, और cos phi बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर phi से लिखा सकते हैं 2 √r² माइनस p² एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा होती है 2 sin psi, इसकी लंबत होती है 2 cos psi, है ना। यदि f x y बराबर 0 तो x² प्लस y² बराबर r², टेंजेंट ध्रुव से लंब PR पेडल इक्वेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है एनवेलोप का कि f x y अल्फा बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कोई कर्व की, तो इसमें जो वो दे रखा है क्या, कांस्टेंट दे रखा है हमारे पास, उसके सापेक्ष अवकलन करके 0, दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देंगे। यदि ये अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक दे रखा है तो इसका एनवेलप क्या हो जाएगा, b² बराबर 4ac। ठीक है, यदि दो अचर दे रखे हैं तो हमने क्या किया, और एक इक्वेशन g अल्फ़ा बीटा में दे रखी है, तो अल्फ़ा बीटा में से हम एक बीटा को अल्फ़ा की फॉर्म में निकाल लेंगे, या अल्फ़ा को बीटा की फॉर्म में, उसको f की इक्वेशन में लिख देंगे, फिर उसके एक अचर जो बना है उसके सापेक्ष अवकलन करके जो ऊपर किया था वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक कंसेप्ट होता है हमारा द्विबिंदु का। द्विबिंदु पे पहला नेसेसरी कंडीशन तो क्या होती है कि द्विबिंदु पे एफ एक्स एक्स वाई और एफ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब 3 तरह के होते हैं, नोड, कस्प और आइसोलेट कॉन्जुगेट पॉइंट। नोड, उभयग्र और वियुक्त बिंदु। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, RST निकालते हैं, एक्स के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव, एक्स और वाई के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव और वाई के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव। फिर हम चेक करते हैं s² माइनस RT। तो यदि s² माइनस RT ग्रेटर देन 0 है तो नोड, इक्वल्स टू 0 है तो कस्प, और s² माइनस RT लेस देन 0 है तो हमारे पास कॉन्जुगेट पॉइंट होता है। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है उच्चस्व निम्नस्थ एफ एक्स वाई बराबर 0। तो नेसेसरी कंडीशन तो क्या होती है कि एफ एक्स और एफ वाई क्या कर लेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, जिसपे एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 करके पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर RT माइनस s²। नोड, कस्प और आइसोलेटेड में तो हमने क्या किया था, s² माइनस RT किया था, जबकि मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं, RT माइनस s² निकालते हैं। ठीक है, यदि RT माइनस s² ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम मिनिमम होगा, लेस देन 0 है तो नहीं होगा, इक्वल्स टू 0 है तो हम कुछ नहीं कह सकते। और मैक्सिमम मिनिमा भी कैसे चेक करते हैं, यदि r ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं लाग्रांज मल्टीप्लाई मेथड। उसमें क्या दे रखा है हमारे पास, u x y z 0, फाई x y z बराबर 0 कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन को लैम्डा के साथ गुणा करके एक नया फंक्शन बना लेते हैं, g बराबर u प्लस लैम्डा फाई बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, जी एक्स जी वाई और जी जेड, यानी एक्स वाई जेड के साथ इस पार्शियल डेरिवेटिव 0 करके लैम्डा निकाल के इस वाली कंडीशन में रख देंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है किसका, एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी दो होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो अक्षों के समांतर और एक होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी। अक्षों के समांतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालनी है, तो एक्स का जो मैक्सिमम, अनंत यानी मैक्सिमम है, नाम से ही पता चल रहा है, तो एक्स के मैक्सिमम घात का गुणांक 0 कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट और फैक्टर इमेजिन नहीं होना चाहिए, और वाई एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हैं, समांतर निकाल रहे हैं, तो वाई के मैक्सिमम घात का गुणांक 0 कर देंगे। तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए क्या करते हैं, एन घात का वक्र है, तो फाई एन एम यानी एन घात के पद हो गए, उसको फाई एन फंक्शन मान लेंगे, उसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m रख के m का फंक्शन बना लेंगे, उसको 0 करके m1 m2 रूट्स निकालेंगे। फिर n-1 घात का पद निकालेंगे उसमें, फिर उससे हम निकाल लेंगे क्या, c। m तो आ ही गया। इक्वेशन क्या होती है रेखा की, y बराबर mx प्लस c। तो m तो हमने निकाल लिया, और c निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ n-1 घात का पद अपॉन m घात का पद, और m की जो वैल्यू है उससे c की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे हमारी तिर्यक अनंत स्पर्शी आ जाएगी। यदि रूट्स क्या रिपीटेड है तो उस पर फाई एन तो 0 होगा, और c निकालने के लिए ये इक्वेशन होती है क्या, c² अपॉन 2 फाई एन डबल डैश m
प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 फाइव एन माइनस 1 डैश एम प्लस फाइव एन माइनस 2 एम बराबर 0। यहाँ से सी 3 रिपीटेड रूट में 3 सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 फाइव ट्रिपल डैश प्लस सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाइव एन माइनस 1 डबल डैश प्लस सी फाइव एन माइनस 2 डैश प्लस फाइव एन माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे। तो इससे सी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें एक होता है कि यदि हमारे पास इस टाइप का फंक्शन दे रखा है कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर 0, तो एफ एन के जो लीनियर फैक्टर होते हैं वो किसको बताते हैं, एसिम्टोट्स को। और वक्र, और एक तो वक्र दे रखा है उसका तो इक्वेशन 1 मान ली, उसकी अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण है 2, तो इनका प्रतिच्छेद क्या होता है 1 माइनस वक्र में से अनंत स्पर्शियों के समीकरण को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का समीकरण। यदि एक एन घात का वक्र है तो उस पर एक अनंत स्पर्शी एन माइनस 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एम अनंत स्पर्शी एम इंटू एन माइनस 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब ध्रुवीय वक्र है तो उसमें दो टाइप की होती है, सरल रेखीय और वृत्तीय अनंत स्पर्शी। सरल अनंत स्पर्शी यदि वक्र दे रखा है एफ 1/r बराबर एफ थीटा, तो इसमें अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे, आर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश थीटा, और एफ थीटा बराबर 0 करने से थीटा बराबर अल्फा मिलेगा हमें। दूसरा होता है वर्तीय अनंत स्पर्शी, उसमें आर बराबर एफ ऑफ थीटा, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ थीटा बराबर ए रखेंगे तो एसिम्टोट्स क्या आ जाएगी, आर बराबर ए, ठीक है। और फिर इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल आंशिक अवकल समीकरण। इसमें एफ एक्स वाई एन घात का समीकरण है, तो एन घात का समघात क्या होगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखेंगे तो लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई बनना चाहिए। इसमें आती है एक आइलर समीकरण, तो उसमें समघात समीकरण, तो इससे क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई बराबर एन एफ, ठीक है। एफ एन घात का समघात है, और एक लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल टू एफ ओपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ ओपन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ ओपन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस 1 एफ। और यदि क्या दे रखा है, दो समघात फलनों के योग में दे रखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि क्या है, समघात फलन एक फलन के अंदर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर टी एन समघात दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। यहाँ पर हमारे एफ की जगह क्या है, टी है, तो टी यू अपॉन टी डैश यू, और एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई को लिख सकते हैं एन एफ अपॉन एफ डैश, और डी बाई डी ऑफ एन एफ अपॉन एफ डैश माइनस 1। एक आता है जैकोबियन का कंसेप्ट, तो इसमें एक्स यू का एक्स के सापेक्ष, यू का वाई के सापेक्ष, वी का एक्स के सापेक्ष, वी का वाई के सापेक्ष निकाल के डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स सबसे पहले आता है कि हमारे पास आर स्क्वायर दो वेक्टर दे रखा है, आर और पी और क्यू, तो इनका परिणामी आर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस एल्फा, जहाँ पर पी और क्यू के मध्य कोण क्या है, एल्फा है, और जो रिजल्टेंट है वो पी से कितना कोण बना रहा है, थीटा, तो टेन थीटा होता है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस एल्फा, ठीक है। और मैक्सिमम कब होता है, जब अल्फा 0, पी प्लस क्यू होता है, मिनिमम होता है मोड ऑफ पी माइनस क्यू, जब अल्फा बराबर पाई हो, ठीक है। तिर्यक वियोजन और समकोणिक वियोजन होता है। तिर्यक वियोजन में क्या दे रखा है कि एफ है, तो एफ एक्स से तो क्या बना रहा है, अल्फा, और एफ वाई से बना रहा है बीटा, तो एक्स जो वियोजन होगा वो क्या होगा, एफ जो अपोजिट एंगल है उसका साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या आ जाएगा, एफ वाई बराबर एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और समकोणिक वियोजन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फा, तो एफ एक्स तो क्या हो जाता है, कोस अल्फा, एफ वाई हो जाता है साइन अल्फा, ठीक है। ये होता है परिणामी वाला कि एक्स दिशा में हम क्या करेंगे, सारी बलों का जो घटक निकाल के उनको योग करेंगे, तो जो परिणामी का एक्स घटक होगा उसके बराबर होगा और वाई के बराबर होगा। ऐसे ही परिणामी दोनों दिशाओं में जो सभी बलों का जो परिणामी निकल रहा है उनकी स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे, और टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। संतुलन में क्या होता है, परिणामी 0 होता है, एक्स दिशा में परिणामी 0, वाई दिशा में परिणामी 0। एक आती है लामी प्रमेय की, 3 बल लग रहे हैं और उनके मध्य कोण दे रखा है अल्फा बीटा गामा, तो पी और उसके सामने वाले कोण की जगह साइन अल्फा बराबर क्यू अपॉन साइन बीटा बराबर आर अपॉन साइन गामा होता है। एक होती है वैरीगणन प्रमेय, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले समद्वि समांतर बल। समद्वि समांतर बल क्या हो रहा है कि ए और बी में एक ही दिशा में बल लग रहे हैं पी और क्यू, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, ए सी अपॉन बी सी,
ये किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन पी। यानी ये कैसे हो गया कि दो बलों के मध्य दूरी यानी पी और पी प्लस क्यू के बीच की दूरी किसके, अन्य बल की समानुपाती, और बी और सी किसके बराबर हो गया, बी और सी पी के। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विपरीत दिशा में लगता है तो ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन पी के। आघूर्ण होता है एफ डॉट डी, और आघूर्ण का यूज़ किस में निकालते हैं, एरिया में, हाफ ऑफ आघूर्ण होता है। ठीक है, अब हमारे व्यतिगणन प्रमेय भी यही होती है कि समीशन यानी सभी अलग अलग जो आघूर्णों का योग क्या है वो एफ रिजल्टेंट इंटू डी परपेंडिकुलर के बराबर होता है। यानी आघूर्ण जीरो हो तो या तो बल संतुलन में होगी या फिर लंबवत दूरी जीरो होगी। अब तीन कंसेप्ट है, यानी तीन बल लग रहे हैं हमारे भुजाओं के अनुदिश, तो इनका परिणामी केंद्रक से गुजरेगा कब, जब समीशन ऑफ पी कॉसेक के जीरो, अंत्य केंद्र से गुजरेगा जब समीशन पी जीरो हो, लंब केंद्र से पी सेक के बराबर जीरो हो, और परिकेंद्र से समीशन ऑफ पी कॉस ए बराबर जीरो हो। अब ये बल केंद्रों ये यहाँ पर शीर्ष पे लग रहा है, तो परिणामी जीरो होने की कंडीशन में क्या होगी, यानी परिणामी केंद्रक से गुजरेगा जब पी बराबर क्यू बराबर आर हो, और अंत्य केंद्र से गुजरेगा पी अपॉन ए बराबर क्यू अपॉन बी बराबर आर अपॉन सी हो, और लंब केंद्र से गुजरेगा तो पी अपॉन टेन ए बराबर क्यू अपॉन टेन बी बराबर आर अपॉन टेन सी हो, और परिकेंद्र से पी अपॉन साइन टू ए बराबर क्यू अपॉन साइन टू ई बराबर आर अपॉन साइन टू सी हो। और यदि ओ बिंदु पर तीन बल लग रहे हैं पी क्यू आर जो, तो ओ ए ओ बी ओ सी का रेशो किसके बराबर होगा, ठीक है, कोस यदि केंद्रक से गुजरे तो इनका रेशो किसके बराबर होगा, ओ ए रेशो ओ बी ओ रेशो ओ सी, और अंत्य केंद्र की स्थिति में ओ अंत्य केंद्र हो तो कोस सी बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू, लंब केंद्र में ए बी सी या साइन ए साइन बी साइन सी, और परिकेंद्र में साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी, या फिर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर हमारी स्टैटिक्स कंप्लीट होती है। फिर आती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में सबसे पहले बल v बराबर एक्स डॉट, त्वरण x बराबर एक्स डॉट डॉट, या फिर v डॉट, या फिर v डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और nवें सेकंड में दूरी क्या होती है, u प्लस एफ बाई टू टू एन माइनस वन, एक्स दिशा में वेग एक्स डॉट, वाई दिशा में वाई डॉट, परिणामी वेग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेंजेंट डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। अब यदि एफ कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट है, तो तीन समीकरण बनते हैं, वी बराबर यू प्लस एफ टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, और वी कांस्टेंट हो तो एफ जीरो होता है, एक्स बराबर यू टी। अरीय वेग होता है आर डॉट, अरीय त्वरण होता है आर डॉट डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट, अनुप्रस्थ त्वरण होता है आर थीटा डॉट डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। ठीक है, कोणीय वेग होता है थीटा डॉट, कोणीय त्वरण होता है थीटा डॉट डॉट, और टेन फाई होता है, वो टेन फाई क्या होता है, आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट। क्योंकि फाई क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा के मध्य और स्पर्श रेखा के मध्य कौन, तो स्पर्श रेखा की दिशा में तो वी वेग हो गया परिणामी, और ध्रुवांतर रेखा की दिशा में क्या हो गया, आर डॉट। ठीक है, अरे वेग तो इसका टेन फाई निकाल सकते हैं हम, आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट। और इसमें एक रिलेशन होता है कोणीय वेग वाला, थीटा डॉट बराबर वी साइन फाई अपॉन आर वी पी अपॉन आर स्क्वायर, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन फाई बराबर पी अपॉन आर होता है। ठीक है, और यदि कण का वृत्त क्या है, वृत्त है, तो आर बराबर है आर डॉट बराबर जीरो, अरीय वेग अरीय त्वरण क्या हो गया, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, अनुप्रस्थ वेग ए थीटा डॉट, अनुप्रस्थ त्वरण ए थीटा डॉट डॉट, स्पर्श रेखीय वेग होता है एस डॉट, त्वरण होता है एस डॉट डॉट बराबर वी डी वी बाई डी एस, अभिलाम्बिक वेग होता है जीरो, अभिलाम्बिक त्वरण होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई। प्रक्षेप्य गति एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में, एक्स अक्ष पे प्रारंभिक वेग होता है यू कॉस अल्फा, टी समय पर वेग वो प्रारंभिक वेग के बराबर ही होगा। यदि वी वेग है परिणामी तो वी कॉस थीटा बराबर यू कॉस अल्फा के बराबर होगा, एक्स अक्ष की दिशा में त्वरण जीरो होता है, और अधिकतम दूरी होती है, ये अभी हम देखेंगे एक बारी। वाई अक्ष में इनिशियल वेग होता है यू साइन अल्फा, किसी समय टी पे थीटा कोण बना रहा है तो वी साइन अल्फा बराबर यू साइन अल्फा माइनस जी टी, त्वरण क्या है माइनस जी। अब एक्स अक्ष में अधिकतम दूरी यानी परास कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, अधिकतम ऊंचाई होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू अल्फा अपॉन टू जी, और पूरा प्रक्षेप्य में समय कितना होता है, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट पे समय होता है हाफ ऑफ टी टोटल यानी यू साइन अल्फा अपॉन जी।
एक होती है प्रक्षेप्य की नियता, अल्फा से स्वतंत्र होती है, कितनी होती है u²/2g, यानी एक्स मैक्सिमम हो गई एक तरह से। और यदि हम थीटा कोण पे फेंक रहे हैं प्रक्षेप्य को, और एक होता है पाई माइनस अल्फा, और अल्फा पे फेंक रहे हैं, तो रेंज क्या होती है, सेम होती है। और मैक्सिमम कब होती है, जब u²/g होती है, जब अल्फा बराबर 45 डिग्री हो। यहाँ पर हमारा स्टैटिक और डायनेमिक का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस और जो भी टॉपिक बच गए उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।